हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम करेंगे क्या क्विक रिवीजन यहाँ पे हम कर रहे थे और हम करेंगे अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का रिवीजन विद द समरी बुक। समरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.icaleague.com पे। और कोई भी दिक्कत है डाउनलोडिंग में तो बेटा इस नंबर पे आप क्या कर दे, व्हाट्सएप कर दे। समरी बुक, क्वेश्चन बैंक, मेन बुक और यहाँ पे अमेंडमेंट बुकलेट आपको व्हाट्सएप आ जाएगी। अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे भाई, अभी हम रिवीजन स्टार्ट किया था मैम, हमने सप्लाई और लेवी चैप्टर का रिवीजन किया। अब मैं आपको बता दूं, समरी बुक में अमेंडमेंट के टैब्स दिए हुए हैं बेटा साइड में। तो यहाँ पे जहां जहां अमेंडमेंट्स है वहां वहां अमेंडमेंट्स के टैब दिए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अमेंडमेंट्स। सो वो अमेंडमेंट्स आपको बहुत अच्छे से करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी काफी अमेंडमेंट्स है, देखेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, फटाफट सब्सक्राइब कर ले। और अब स्टार्ट करेंगे क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होता क्या है, लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसके ऊपर चले जाती है, रिसिपिएंट के ऊपर चले जाती है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स रिसिपिएंट के पास चले जाती है। जनरली व्हाट इज नॉर्मल चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज? मैम नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जो होता है वो क्या करता है, रिसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, उससे टैक्स लेता है और टैक्स गवर्नमेंट को देता है। तो यहाँ फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज में टैक्स गवर्नमेंट को कौन देता है, सप्लायर। और रिवर्स चार्ज में क्या होता है, नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड सर्विसेज के केस में टैक्स गवर्नमेंट को कौन देता है, रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। सेक्शन कौन सा याद रखना है, 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन केस ऑफ इंट्रास्टेट और 5(3) ऑफ आईजीएसटी एक्ट इन केस ऑफ इंटरस्टेट। सिमिलरली 9(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 5(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये दो ही हमें सेक्शन जो है मेन यहाँ पे 9(3), 9(4), 5(3), 5(4 यही याद रखने। अब देखो 9(3) क्या बोलता है, 9(3) बड़ी सिंपल सी बात करता था मैम, नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज के केस में रिसिपिएंट की लाइबिलिटी है पे टैक्स करने की, रिसिपिएंट की लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की। तो नोटिफाई किसने किया, नोटिफिकेशन आया। गुड्स के केस में आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स के केस में कौन सा नोटिफिकेशन आया जो हमको याद रखना है, गुड्स का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 4/17। इंट्रास्टेट के केस में सीटी रेट, इंटरस्टेट के केस में आईटी रेट, ठीक है। और कोई सेक्शन याद नहीं रखना था इस चैप्टर में। सो आरसीएम इन गुड्स 4/17, सीटी रेट एंड आईटी रेट। यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन नंबर, दोनों सीटी में आईटी में दोनों में नंबर यही है। ये क्या बताता है, नोटिफाइड गुड्स को नोटिफाई करता है, गुड्स जिस पे आरसीएम पे रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। कौन कौन से गुड्स है देखते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद सर्विसेज के केस में इंट्रास्टेट के केस में नोटिफिकेशन नंबर 3/17 सीटी रेट। ये क्या बताता है, सर्विसेज बताता है, यहाँ सर्विसेज बताता है जिसमें क्या है कि भाई रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। और 10/17 यहाँ इंटरस्टेट के केस में आईटी रेट क्या बताता है, सर्विसेज बताता है जिसमें रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो इंटर स्टेट वाला क्वेश्चन आया तो 10/17 का रेफरेंस देना है, इंटर स्टेट वाला क्वेश्चन आया तो 13/17 का रेफरेंस देना है। दोनों आरसीएम के नोटिफिकेशन नंबर है। 9(4) क्या बताता है, 9(4) बताता है अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज लिए हैं, किसने, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने। तो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। ये कौन बताता है, 9(4) और 5(4). 9(4) और 5(4) ने ये बोला। अब एक एक सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जीटीए की सर्विस पढ़ेंगे। जीटीए की सर्विस हमने कैसे पढ़ी थी, आपको याद है, पहले भी एग्जेम्पशन की जो भी वहां पे प्रोविजंस है, आरसीएम की जो भी प्रोविजंस है, कंबाइन करके पढ़ी थी। और फाइनली वो एक चार्ट से देखा था। अभी क्विकली चार्ट देखेंगे, उसी से आपको याद आ जाएगा। देखो जीटीए सर्विस में कैसे होता है कि अगर हमको देखना है सामने वाला रेसिपिएंट क्या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है जिसने रजिस्ट्रेशन ही लिया है फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 51, ठीक है। जिसने रजिस्ट्रेशन क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि उसको टैक्स डिडक्शन करना था, इसके लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया है खाली। तो अगर आपका रेसिपिएंट है ये, तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है भाई, जीएसटी नहीं लगता। काय का फॉरवर्ड चार्ज, काय का रिवर्स चार्ज, जीएसटी ही नहीं है। सर्विस आपकी यहाँ क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। क्या, अगर जीटीए की सर्विस का रेसिपिएंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जिसने रजिस्ट्रेशन ही लिया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन। उसके बाद में यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है, अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है। अभी देखेंगे हम ऊपर 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन कौन से। तो अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है फॉर एग्जांपल, जिसको हम यहाँ पे दे रहे हैं जीटीए की सर्विस, तो उस केस में भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। उस केस में भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। टैक्सेबल कब होता है, जब रिसिपिएंट इनमें से कोई है, कौन, ये 7 लोगों में से कोई है।
फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। अगर रिसिपिएंट इन 7 में से कोई है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो ही जीटीए सर्विस पे जीएसटी लगता है। ठीक है, कौन कौन हो सकता है रिसिपिएंट? रिसिपिएंट अगर फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो ही क्या लगता है भाई? तो ही जीएसटी लगता है, तो ही जीएसटी लगता है। अब सवाल ये आया कि भाई इनमें से कोई है, रिसिपिएंट कौन है? इन 7 में से कोई है। ठीक है, तो उस केस में जीएसटी कैसे लगेगा यहां पे भाई? उसके बाद में जीटीए सप्लायर के पास चॉइस है। अगर इन 7 में से कोई रिसिपिएंट है तो जीटीए सप्लायर के पास क्या चॉइस है? रजिस्ट्रेशन ले ले और ऑप्ट कर ले कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे कर रहा हूं। सप्लायर ऑफ यहाँ सर्विस जो है, जो जीटीए सर्विस सप्लाई कर रहा है, उसने क्या कर लिया? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया और ऑप्ट कर सकता है कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहा हूँ, ये उसके पास पहला ऑप्शन है। उस केस में जीएसटी का रेट क्या लगेगा? अगर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं चाहिए, विदाउट आईटीसी ऑन इनपुट्स कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, तो उस केस में रेट है उसके आउटपुट का 5%। अगर इनपुट का क्रेडिट नहीं चाहिए तो आउटपुट का रेट 5% है। इनपुट का सब क्रेडिट चाहिए, इनपुट्स का भी, इनपुट सर्विसेज का भी, कैपिटल गुड्स का भी, तो आउटपुट का रेट है 12%। 12%। ठीक है, तो जो भी इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स अगर जीटीए यूज कर रहा है उसका उसको क्रेडिट चाहिए, आईटीसी लेगा तो उस केस में आउटपुट का रेट 12% रहेगा। तो ये तो एक ऑप्शन है कि भाई क्या करे, वो रजिस्ट्रेशन ले, फॉरवर्ड चार्ज में पे करे 5%, 12% एज द केस में भी। नहीं, अगर उसको रजिस्ट्रेशन लेना है और वो नहीं ऑप्ट करता है फॉरवर्ड चार्ज में पे करने के लिए अगर, तो उस केस में क्या होगा? रिसिपिएंट पे करेगा रिवर्स चार्ज में, रिसिपिएंट पे करेगा रिवर्स चार्ज में, उसमें एक ही रेट है 5%। 5%, बहुत सिंपल सी बात है, खत्म जीटीए सर्विस। इतना ही पढ़ना है जीटीए सर्विस में। ठीक है, तो जीटीए सर्विस में क्या देखना है? सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको कि रिसिपिएंट कौन है। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी जिन्होंने टैक्स डिडक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है क्योंकि उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24, तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, ये जो हमारे 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, इनके अलावा भी कोई है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है तो उस केस में लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो ही जीएसटी लगेगा। और जीएसटी उस केस में क्या है? यहाँ जीटीए सप्लायर के पास ऑप्शन है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? वो दोनों में से कुछ भी कर सकता है। वो बोल सकता है मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहा हूँ, उस केस में 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी का रेट है। और वो दूसरी बात भी हो सकती है, मतलब ना वो रजिस्ट्रेशन ना ले या वो ऑप्ट ना करे फॉरवर्ड चार्ज में पे करने के लिए, उस केस में रिसिपिएंट पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी 5%, एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी 5%। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है जीटीए सर्विस में अपने को। नेक्स्ट इज लीगल सर्विस। क्या बात हुई थी हमारी यहाँ पे भाई? रिप्रेजेंटेशनल सर्विस हो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशनल सर्विस हो, लीगल सर्विसेज हो, कौन दे रहा है यहाँ पे? या तो इंडिविजुअल एडवोकेट हो सकता है, या सीनियर एडवोकेट हो सकता है, या फर्म ऑफ एडवोकेट हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो, इंडिविजुअल एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट हो, या यहाँ पे क्या हो भाई, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हो। इनके केस में अगर ये दे रहे हैं किसको सर्विस? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को, तो टैक्स कौन पे करेगा? अंडर आरसीएम बिजनेस एंटिटी पे करेगी, अंडर आरसीएम बिजनेस एंटिटी पे करेगी। सिमिलरली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है किसको? बिजनेस एंटिटी को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। इसमें एग्जेम्पशन की भी एंट्री थी, कंबाइन करके हमने पढ़ा था, देखो देखेंगे एक बार मेन बुक से, ये क्विकली रिवाइज करेंगे। तो आरसीएम की एंट्री तो हमने देखी, अब एग्जेम्पशन के साथ मिला के फाइनल इफेक्ट क्या आता है देखते हैं। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात करें, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात करें हम यहाँ पे, तो अगर उन्होंने सर्विस दिया है किसी को अदर देन बिजनेस एंटिटी, फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, उस केस में क्या हो जाएगा भाई? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंटल एंटिटी को यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा, एग्जेम्पशन की एंट्री बोलती है, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है उतना है, जिसके कारण उसको क्या है? रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं, अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट है, अप टू यहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा फिर? तो भी ये सर्विसेज जो लीगल सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी।
टैक्सेबल किस में होगी? सिर्फ एक ही केस में होगी, उस केस में आरसीएम में जाएगी जब वो किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या जाएगा, अबव स्पेसिफाइड लिमिट जाएगा। मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उस बिजनेस एंटिटी को अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं तो ही ये टैक्सेबल होगी अंडर आरसीएम, तो ही ये टैक्सेबल होगी अंडर आरसीएम, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। सिमिलरली यहाँ पे अगर लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है, यहाँ पे फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है, इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, अदर देन सीनियर एडवोकेट की बात करेंगे, ठीक है, सीनियर एडवोकेट वाला अलग है नीचे, उस केस में भी सिमिलरली ये सारी चीजें कुछ तो इसमें भी सेम ही है, क्या कि अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल अगर को दे रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो तो अभी आपको क्या देखना पड़ेगा, बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, यहाँ पे उतना है जितने तक के उनको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल क्या होगा, अंडर आरसीएम होगा, और टैक्स कौन पे करेगा, यहाँ पे टैक्स रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम पे करेगी, ठीक है। तो इतना चार्ट तो इसमें भी सेम है, इतना चार्ट इसमें भी सेम है। इंडिविजुअल एडवोकेट एंड फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट में एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है, क्या, अगर यहाँ पे फर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट की बात करें, वो किसको देने, ये सर्विसेज किसी एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट की फर्म को फॉर एग्जांपल दे रहा है, एक फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहे हैं, यहाँ पे लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो उस केस में क्या बात हुई, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक फर्म दूसरी फर्म को दे रही है, यहाँ पे एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को क्या दे रहा है, लीगल सर्विस दे रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है इसमें। और अगर सीनियर एडवोकेट के केस में बात करें तो अगेन ये वाला चार्ट पूरा सेम है, अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जाम, गवर्नमेंट को दोगे एग्जाम, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट तक टर्नओवर है एग्जाम, यहाँ पे अबव थ्रेशोल्ड लिमिट जिसका टर्नओवर है वहां टैक्सेबल हो जाएगा अंडर आरसीएम। और अगर सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को देते हैं तो जनरली यहाँ पे से एग्जेम्पशन के अंडर में कुछ लिखा नहीं है, टैक्सेबल है, बट अगेन फर्म कैन क्लेम एग्जेम्पशन एज बिजनेस एंटिटी अप टू टर्नओवर, अप टू व्हाट, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर जब तक के थ्रेशोल्ड लिमिट तक के रहता है उस हिसाब का ये भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं उतना। सो फर्म क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है एग्जेम्पशन एज बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, बस वो एग्जेम्पशन वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये लीगल सर्विसेज का, एग्जेम्पशन का और आरसीएम का हमने यहाँ पे कंबाइंड डिस्कशन किया, ठीक है। सो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आरसीएम किस केस में होता है, सिर्फ एक ही केस में होता है मैम, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट कर रहे हैं किसको, बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, उस केस में बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, उसी केस में टैक्सेबल होता है। सिमिलरली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को सर्विस दी है और यहाँ बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर क्या है, एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट है, तो ये टैक्सेबल होता है अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन दे रहा है, कोई भी पर्सन दे रहा है भाई, एनी पर्सन, यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन हो सकता है, बट रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ही होना चाहिए लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ने रिसीव करी है यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज तो क्या होगा, आरसीएम में जाएगा, आरसीएम में बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, ठीक है। अब इसके बाद में गवर्नमेंट अगर सर्विसेज दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विस दे रही है, कोई भी सर्विस किसको, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को इस एंट्री से हटाया, उसके लिए एक अलग एंट्री नीचे देखेंगे 5 है। उसके बाद और क्या एक्सक्लूड हुआ, 3 सर्विसेज और एक्सक्लूड है, यहाँ पे 3 सर्विसेज और एक्सक्लूड हुई आरसीएम की एंट्री से। आरसीएम की एंट्री से एक्सक्लूड है मतलब क्या, ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होगा, फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट, इवन इफ गवर्नमेंट यहाँ पे ये सर्विसेज सप्लाई कर रही है बिजनेस एंटिटी को, गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी। कौन सी सर्विसेज है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज। उसके बाद सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ये 3 सर्विसेज में टैक्स कौन पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज भी सर्विसेज दे रही है किसको, यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो भी कौन टैक्स पे करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे करेगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो इन सर्विसेज पे टैक्स कौन पे करता है, अंडर फॉरवर्ड चार्ज गवर्नमेंट पे करेगी।
ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी सर्विसेज है उसमें क्या बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रही है बिजनेस एंटिटी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, उसके लिए आगे की एंट्री देखते हैं क्या है वो बोलती है कि भाई अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है किसकी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की किसको, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हो, तो टैक्स कौन पे करेगा, जो यहाँ पे रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सप्लायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज अगर है तो ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज यहाँ पे अगर सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे किसकी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उस केस में क्या होगा भाई, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, रिवर्स चार्ज से हटा दिया, रिवर्स चार्ज से हटा दिया, यही अमेंडमेंट है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज को एक्सक्लूड किया है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या दे रही है यहाँ पे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है, तो टैक्स कौन पे करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या सर्विस है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, किसकी बात हो रही है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की बात हो रही है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर किसको दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो टैक्स कौन पे करेगा, अंडर आरसीएम रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, अंडर आरसीएम रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट राइट्स एफएसआई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डेवलपमेंट राइट्स एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, कोई भी पर्सन किसको दे रहा है यहाँ पे, प्रमोटर को दे रहा है, तो प्रमोटर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, प्रमोटर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। देखो इसको समझो, इसमें एक एग्जेम्पशन की भी एंट्री है, क्या बात हो रही है, एफएसआई की बात हो रही है, यहाँ पे एडिशनल एफएसआई की बात हो रही है, डेवलपमेंट राइट्स की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड की बात हो रही है। कौन दे रहा है ये, एनी पर्सन, किसको दे रहा है यहाँ पे, प्रमोटर को, डेवलपर को दे रहा है, डेवलपर को दे रहा है, कौन दे रहा है, एनी पर्सन दे रहा है। तो क्या बात हुई कि भाई एग्जेम्पशन की एंट्री क्या बोलती है कि ये जो सर्विस है एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ये जो सर्विस है क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। शर्त क्या है, कंडीशन डाल दी है कि ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी प्रोवाइडेड ये से जो भी फ्लैट्स बनने वाले हैं आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आर सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो जब आपने ये एफएसआई टीडीआर लॉन्ग टर्म लीज दी उस टाइम ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और शर्त डाल दी कि सारे फ्लैट्स बिक जाने चाहिए कि आप बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब क्या हुआ, यहाँ पे इस टाइम तो एग्जेम्प्ट हो गई, अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, कुछ फ्लैट्स नहीं बिके, तो जो फ्लैट्स बिकेंगे आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो फ्लैट्स बिकेंगे आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस केस में क्या बोल दिया गया कि भाई उतना आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा तो मतलब टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्स कौन पे करेगा, अब पे करेगा प्रमोटर अंडर आरसीएम, अब पे करेगा प्रमोटर अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में प्रमोटर टैक्स पे करेगा 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, 5% इन अदर केसेस। ठीक है। सो जब यहाँ पे एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाता है उसके बाद में टैक्स कौन पे करेगा, प्रमोटर पे करेगा अंडर आरसीएम, जो फ्लैट्स बिकेंगे आपके क्या आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस पे। ठीक है। अब नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट किसको सर्विस दे रहा है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। अब इसमें क्या बात है, क्लैरिफिकेशन भी आया था, क्या बात हो रही है, डायरेक्टर के केस में जो रेम्यूनरेशन आप डायरेक्टर को पे कर रहे हो, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पे कर रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एम्प्लॉय नहीं होते कंपनी के, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड शेड्यूल 3 हो जाएगा क्या, यस मैम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आता है शेड्यूल 3 में, अगर एम्प्लॉय नहीं हो तो आउटसाइड शेड्यूल 3, आउटसाइड शेड्यूल 3 मतलब टैक्सेबल, और टैक्सेबल होगा तो क्या होगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहाँ पे जो होल टाइम डायरेक्टर्स है या मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, जो कंपनी के एम्प्लॉइज हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है, तो यहाँ मे और मे नॉट भी एम्प्लॉइज की बात अगर हम करें तो उस केस में क्या बात है, जो फॉर एग्जांपल ड्वेल कैपेसिटी में काम करे, ड्वेल कैपेसिटी में काम करे, तो अभी आपको क्या देखना है, उनको जो भी यहाँ पे जो भी आप उन्हें पे कर रहे हो उसमें टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, बुक में अकाउंटिंग कैसे हो रही है और टीडीएस कैसे डिडक्ट हो रहा है, बुक में जो अकाउंटिंग हो रही है और टीडीएस डिडक्ट किया आपने कहा, सेक्शन 192 के अंदर, एम्प्लॉय सर्विस के अंदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, शेड्यूल 3 हिट हो जाएगा, और क्या होगा, इट इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, इट इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। परंतु अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है 194 जे में अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, आउटसाइड शेड्यूल 3 हो गया, आउटसाइड शेड्यूल 3 हो गया, तो उस केस में क्या बात हो जाएगी भाई, अगर आउटसाइड शेड्यूल 3 है तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, और कंपनी टैक्स पे करेगी, कंपनी टैक्स पे करेगी। तो क्या देखना है, जो ड्वेल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं उसमें जिस पोर्शन में तो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 192 यहाँ पे एज एम्प्लॉय सर्विस, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो भाई लेविएबल टू टैक्स नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा,
उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और जो यहाँ जो पोर्शन आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस पोर्शन पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर 194J, उस पे क्या बोल दिया गया भाई, वो टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्सेबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज, टैक्सेबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज। आपको क्या देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है, करेक्शन करो, यहाँ पे ऑफ लिखो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, देन इट इज आउटसाइड शेड्यूल 3 और टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल होगा तो अंडर रिवर्स चार्ज होगा, अंडर रिवर्स चार्ज टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे चेक देखना है आपको। क्या बात हो रही है, रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स की हमने बात की, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन पे की जाती है उसके टैक्सेबिलिटी की रिगार्डिंग हमने बात की। अब यहाँ पे डायरेक्टर जब क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया बड़ा सिंपल सा, अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, प्राइवेट कैपेसिटी में कोई सर्विस दे रहा है कंपनी को, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी अंडर आरसीएम, सच एज अपनी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा है, ठीक है। तो अपनी पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी में डायरेक्टर अगर कोई सर्विस दे रहा है जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो आरसीएम में टैक्सेबल नहीं होगी। कौन सी सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबल होगी, वो सर्विसेज जो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर दे रहा है, सिर्फ वही आरसीएम में टैक्सेबल होगी। उसके बाद बड़ी सिंपल एंट्री हमने पढ़ी थी, इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे सर्विस देता है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, जो भी इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। रिकवरी एजेंट किसको सर्विस दे रहा है, बैंक को दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे रहा है, एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम। उसके बाद म्यूजिक कंपोजर हो गया, यहाँ पे फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये सर्विसेज दे रहे हैं किसको, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को या लाइक को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, ये टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, ठीक है। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक, म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, ये इनको देंगे तो उस केस में क्या होगा, ये टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, ये टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम। ऑथर के केस में क्या बात है भाई, ऑथर के केस में जो है, ऑथर जब सर्विसेज देता है किसको, पब्लिशर को, ऑथर जो सर्विसेज दे रहा है पब्लिशर को, तो पब्लिशर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। ऑथर के केस में दो ऑप्शंस है, क्या कि भाई ये आरसीएम में भी टैक्सेबल हो सकती है, पब्लिशर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, जैसे कि हमने देखा, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या है, टैक्सेबल हो सकती है आरसीएम में, ऑथर जो भी सर्विसेज दे रहा है पब्लिशर को, और पब्लिशर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। दूसरा ऑप्शन है कि फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकते हैं, उस केस में क्या करना पड़ेगा, ऑथर चूज कर सकता है कि ठीक है भाई मैं क्या कर रहा हूं, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूं, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूं, उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, और एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि मैं ऑप्शन ले रहा हूं कि भाई टैक्स मैं पे कर रहा हूं फॉरवर्ड चार्ज में, और वो ऑप्शन कब तक विड्रॉ नहीं कर सकता, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, जब भी वो ऑप्शन लेता है उसके 1 साल तक के वो विड्रॉ नहीं कर सकता ये ऑप्शन, ठीक है। तो ऑथर के केस में ऑप्शन दिया हुआ है और उसको डिक्लेरेशन करना है सारी इनवॉइसेस जो इशू करेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द पब्लिशर। तो ऑथर के केस में दो चीजें हैं, पहली बात टैक्स आरसीएम पे पब्लिशर भी पे कर सकता है, ऑथर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो विड्रॉ नहीं कर सकता ऑप्शन कब तक के, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, और उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे ये ऑप्शन ले रहा हूं, और उसको सारी जो भी इनवॉइसेस वो इशू करेगा पब्लिशर को, उस पर वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उस पर वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जो भी आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, आरबीआई की जो कमिटी है वो आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में टैक्स कौन पे करता है, आरबीआई पे करती है अंडर रिवर्स चार्ज, आरबीआई पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज। उसके बाद इंडिविजुअल, किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल डीएसए, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होते हैं, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहे, पार्टनरशिप एलएलपी की बात नहीं करते, उनको हटा दिया यहां से, मतलब वो फॉरवर्ड चार्ज में गया। इंडिविजुअल डीसीए, इंडिविजुअल डीसीए अगर किसी बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को, बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को क्या दे रहे हैं, यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, यहाँ पे बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी पे करेगी अंडर आरसीएम, बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी करेगी। इंडिविजुअल डीसीए की बात हो रही है, ठीक है। अगर डीसीए जो है यहाँ पे आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम में नहीं आएगा, पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम में नहीं आएगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डीसीए ने अगर सर्विस दी है किसको, बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी को, तो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, अंडर आरसीएम। बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है किसको, बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है किसको, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। किसकी बात हो रही है, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये देखो एक मिनट मैं आपको मेन बुक में दिखाती हूँ, इसका डायग्राम हमने देखा भी था क्लास में, आपको याद हो तो।
ये देखो, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट की बात हो रही है। एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है वो आरसीएम में, वो आरसीएम में है, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत होना, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या थी, बिजनेस फैसिलिटेटर की बात थी, वहां कंफ्यूज नहीं होना। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बिजनेस बैंकिंग कंपनी को यहां पे दे रहा है सर्विस, ये फॉरवर्ड चार्ज में ही है, ये फॉरवर्ड चार्ज में। पर जो बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है वो रिवर्स चार्ज में, वो रिवर्स चार्ज में। और ये वाली एंट्री में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या बात है, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अंडर आरसीएम टैक्स पे करना है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बैंकिंग कंपनी को दे रहा है वो फॉरवर्ड चार्ज में है, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही। आई होप इट इज क्लियर। रिवीजन है बेटा इसलिए क्विक जा रहे हैं। इसके बाद में सिक्योरिटी सर्विसेज पढ़े थे, क्या आपको याद हो तो। सिक्योरिटी सर्विसेज में बड़ा सिंपल है, कौन दे रहा है सर्विस, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई और। बॉडी कॉर्पोरेट है तो बड़ा सिंपल है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज, बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में क्या बात है कि भाई उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा अगर रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रजिस्टर्ड पर्सन है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और दिस एंट्री शेल नॉट अप्लाई टू, इन लोगों को अप्लाई नहीं होती, किसको अप्लाई नहीं होती, ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंटल अथॉरिटी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही लिया फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन, इनको रिवर्स चार्ज की एंट्री अप्लाई नहीं होती, मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। कंपोजिशन डीलर को अप्लाई नहीं होती, मतलब क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा उनको। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर है तभी सिर्फ रिवर्स चार्ज लगेगा। तो सिक्योरिटी सर्विसेज में बड़ा सिंपल सा है, क्या, सप्लायर कौन होना चाहिए, कोई भी पर्सन चलेगा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन कंपोजिशन वाला, अदर देन ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, उनको टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज, इन केस ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है भाई, इंक्लूडेड है, जो कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हो उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। सप्लायर कौन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे। एंड डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। एसजीएसटी 6%, मतलब टोटल 12% वाला चार्ज नहीं कर रहा है। सो 12% वाले ऑप्शन में क्या है, वो रिवर्स चार्ज में कभी नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। वहां पे टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ही टैक्स पे करता है। रिवर्स चार्ज में कौन आएगा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे, और किसको दे रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। 5% वाले ऑप्शन में सप्लायर जब एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट जब बॉडी कॉर्पोरेट है, सिर्फ वो रेंटिंग ऑफ यहाँ पे क्या बात है, मोटर व्हीकल की जो सर्विस है वो आएगी रिवर्स चार्ज में, ठीक है। तो सप्लायर कौन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगर सप्लायर आपका, हम 5% ऑप्शन में जाते हैं, सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में। अच्छा, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए रिवर्स चार्ज के लिए। तो अगर एक ही कॉम्बिनेशन में रिवर्स चार्ज लगेगा, आपको देखना है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे 12% वाला ऑप्शन हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में, और रिवर्स चार्ज में कौन सा ऑप्शन है, जब 5% में सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। बाकी सारे केसेस में क्या है, फॉरवर्ड चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है, बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है। अब एक क्लैरिफिकेशन आया, सवाल ये उठा कि भाई ये जो है सिचुएशन इन विच कॉर्पोरेट रेसिपिएंट आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। अब दो सर्विसेज होती है, एक होती है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, हमने देखा उसमें क्या है, आरसीएम है। एक सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई क्लियर डिस्टिंक्शन है दोनों सर्विसेज में, क्लियर डिस्टिंक्शन है। एक अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर क्या करेगी, भाई मोटर व्हीकल जो है क्या करेगी, पैसेंजर्स लेके जाएगी। आपने रेंट की मोटर व्हीकल, वो पैसेंजर लेके जा रही। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस एकदम ही अलग हो गई, प्री डिटरमाइंड रूट्स पे चल रही है वो, यहाँ पे प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स है, वो अलग चीज हो गई। सो अगर आपने हायर किया मोटर व्हीकल, फॉर एग्जांपल आपने 2 दिन के लिए मोटर व्हीकल हायर किया यहाँ पे, ठीक है, और वो मोटर व्हीकल क्या है, आपके डिस्पोजल पे, बॉडी कॉर्पोरेट के पास ही वो मोटर व्हीकल उसके डिस्पोजल पे है, तो वो किस में आएगी, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर में आएगी। और बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। बट बॉडी कॉर्पोरेट ने क्या किया, अगर यहाँ पे अवेल करी अपने एम्प्लॉइज के लिए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जर्नीज के लिए, फॉर एग्जांपल वो कोई स्पेसिफिक रूट पे जा रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिए, तो
उस केस में उन्होंने व्हीकल रेंट पे नहीं लिया। ये क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है और बॉडी कॉर्पोरेट की कोई लाइबिलिटी नहीं आती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे टैक्स पे करने के अंडर आरसीएम। जब वो रेंट करते हैं मोटर व्हीकल, उनके डिस्पोजल पे मोटर व्हीकल रहता है, सिर्फ उसी केस में क्या बोला गया है, टैक्स पे करना है बॉडी कॉर्पोरेट को अंडर आरसीएम। बड़ी सिंपल सी बात है। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज की अब बात करेंगे। सप्लायर कौन है, लेंडर, जो लेंड कर रहा है सिक्योरिटी किसको, बोरोवर को, थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी करता है लेंडर, लेंड करता है सिक्योरिटी अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू किसको, बोरोवर को। तो अब इसमें ये बात हुई टैक्स किसको पे करना है, अंडर आरसीएम बोरोवर टैक्स पे करेगा। ठीक है, बोरोवर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। जो लेंडिंग फीस है, लेंडिंग फीस है जो चार्ज की जा रही है बोरोवर से, वो क्या है, इट हैज अ कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन और वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। इसके अलावा इंटरमीडिएटरी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई ना कोई फीस के लिए, कमीशन के लिए यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहा है, लेंडिंग बोरिंग ऑफ सिक्योरिटी फैसिलिटेट कर रहा है, वो भी क्या है भाई, टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेंडिंग फीस की। अगर हम बात करें तो लेंडर ने यहाँ पे बोरोवर को क्या किया, लेंड की सिक्योरिटीज, और इस पे टैक्स कौन पे करेगा, अंडर आरसीएम बोरोवर पे करता है, अंडर आरसीएम बोरोवर पे करता है। अच्छा, अब यहां तक के कि हमने जितनी भी सर्विसेज पढ़ी, ये क्या बात हो रही है, नोटिफाइड सर्विसेज है, इंटर स्टेट के केस में भी, इंट्रा स्टेट के केस में भी। ठीक है, टैक्स अंडर आरसीएम रिसिपिएंट को पे करना है, रिसिपिएंट को पे करना है। इसके अलावा आईजीएसटी में एक एडिशनल और सर्विस है, एडिशनल और सर्विस है जिसपे कौन पे करता है, आरसीएम पे रिसिपिएंट टैक्स पे करता है आईजीएसटी में। कौन सी है, सप्लायर ऑफ सर्विस। अगर आपका कौन है सप्लायर, कोई भी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो सकता है। सर्विस की बात हो रही है, कोई भी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, सप्लायर है। रिसिपिएंट कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, कोई भी पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में हो सकता है अदर देन एनटीओआर, अदर देन एनटीओआर। तो रिसिपिएंट जो है उसने टैक्स पे करना है। कौन सी सर्विस की बात हो रही है, कोई भी सर्विसेज कौन दे रहा है, कोई भी सप्लायर जो बैठा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, वो किसको दे रहा है, किसी भी पर्सन को टैक्सेबल टेरिटरी में अदर देन एनटीओआर, अदर देन एनटीओआर। तो उस केस में क्या बोल दिया गया है, टैक्स कौन पे करेगा, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन एनटीओआर जो है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात है। आईजीएसटी में ये एक एडिशनल सर्विस है। अब नेक्स्ट, क्या रिवर्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स 9353 क्रिएट करता है, क्या रिवर्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। अब आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल भी है। क्या यहां पे बात हो रही है, नोटिफिकेशन नंबर 4/17 सीटी रेट भी, आईटी रेट भी, क्या क्रिएट कर रहा है, यहां क्या बताता है, नोटिफाई करता है कौन से गुड्स पे रिवर्स चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। यहां पे भी यही याद रखना है हमको, कौन से गुड्स है, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। ठीक है, तभी रिवर्स चार्ज होगा। तो सबसे पहले चार चीजें तो ऐसे याद रखो, क्या, कैशिव नट्स नॉट शील्ड और पील्ड, बीड़ी रैपर लीव्स, तेंदू, टोबैको लीव्स एंड रॉ कॉटन। ये चार लोगों की बात करें, अगर चार चीजों की बात करें, क्या चार चीजें, कैशिव नट्स नॉट शील्ड और पील्ड, बीड़ी रैपर लीव्स मतलब तेंदू, टोबैको लीव्स एंड रॉ कॉटन। अगर ये एग्रीकल्चरलिस्ट सप्लाई कर रहा है किसको, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को, एग्रीकल्चरलिस्ट सप्लाई कर रहा है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। ठीक है, एग्रीकल्चरलिस्ट। अगर ट्रेडर से ले रहा है रजिस्टर्ड पर्सन तो आरसीएम नहीं होगा, एग्रीकल्चरलिस्ट सप्लायर है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ही आरसीएम होगा, तो ही आरसीएम होगा, पहली बात। उसके बाद एसेंशियल ऑयल्स अदर देन साइट्रस फ्रूट, कौन से एसेंशियल ऑयल, सारे मिंट के ऑयल्स है, कोई भी मिंट ऑयल्स है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। अच्छा, ऑयल्स यहाँ एसेंशियल ऑयल्स, यहाँ पे मिंट ऑयल्स, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कौन ले रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। कोई जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या, सिल्क यार्न, किससे, रॉ सिल्क से या सिल्क वॉर्म कोकून से, रॉ सिल्क से या सिल्क वॉर्म कोकून से, रॉ सिल्क जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे लिया किसने, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद लॉटरी की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तीन लोग, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी से लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट ने यहाँ पे लॉटरी परचेज की, तो क्या बात हो रही है भाई, टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, कौन, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट। उसके बाद यूज्ड व्हीकल, सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, ओल्ड यूज्ड गुड्स है, वेस्ट या स्क्रैप है, किससे ले रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी से कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। तो यहाँ पे यूज्ड गुड्स किसने लिए, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने लिए, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो टैक्स कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। एंड लास्ट पीएसएलसी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, किसी रजिस्टर्ड पर्सन से किसी और रजिस्टर्ड पर्सन ने लिए, तो टैक्स आरसीएम में कौन पे करेगा, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो ये क्या थे, आरसीएम ऑन गुड्स। कैसे याद रख रहे,
चार चीजें, अगर एग्रीकल्चरिस्ट से ले रहा है कोई रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। क्या चार चीजें? कैशिव नट्स नॉट छील्ड और पील, बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स एंड रॉ कॉटन। इस केस में क्या बोला है? एग्रीकल्चरिस्ट से ले रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। एसेंशियल ऑयल्स, मिंट वगैरह ऑयल्स जो है वो कौन? अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद यहाँ पे सिल्क यार्न, किससे? यहाँ पे कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किससे? रॉ सिल्क से या सिल्क वर्म कोकून से। और लिया किसने यहाँ पे? रजिस्टर्ड पर्सन ने। रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया किसी मैन्युफैक्चरर से जो सिल्क यार्न किससे मैन्युफैक्चर कर रहा है? रॉ सिल्क से या सिल्क वर्म कोकून से। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी से यहाँ पे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट ने क्या लिया है? यहाँ पे लॉटरी ली है, तो उस केस में वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। कौन? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी से किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने यूज्ड व्हीकल, सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, यहाँ पे ओल्ड यूज गुड्स लिए तो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम टैक्स पे करेगा। और पीएसएलसी सर्टिफिकेट, यहाँ कोई रजिस्टर्ड पर्सन से किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं है, तो सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। तो बेटा देख लो, इसमें सारे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है एक्सेप्ट वन। यहाँ पे खाली एक लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट जो है, यहाँ पे ये लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग एजेंट है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स में रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसकी लाइबिलिटी आती है टैक्स पे करने की अंडर आरसीएम, टैक्स पे करने के अंडर आरसीएम। एंड हियर वी कंप्लीट आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का डिस्कशन हमने क्विकली कंप्लीट किया। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें पॉइंट्स। नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज जिसमें रिवर्स चार्ज आता है हमने पढ़ा, और एग्जाम में बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स इस बार से आपके सिलेबस में डाला है, तो बिल्कुल बहुत ब्राइट चांसेस बनते हैं कि इस बार आपसे गुड्स के रिवर्स चार्ज पे भी क्वेश्चन पूछा जाए। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।